नमस्कार, 6 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। शुरुआत करते हैं गुजरात से आ रही खबर से। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अहमदाबाद में आज आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके साथ जुटे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस को हराने नहीं बल्कि गुजरात को जिताने आए हैं। उन्होंने कहा कि हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है। दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म कर चुके हैं। पंजाब में भगवंत मान ने 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, लेकिन गुजरात में बीजेपी 25 साल से है और भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने गुजरात की जनता से अपील करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को एक मौका दें। छोटे भाई हैं, मेरे साथ हमारे गुजरात के छोटे भाई। दिल्ली से हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। दिल्ली में अब अगर आप किसी दफ्तर में जाते हो, पैसा नहीं देना पड़ता, सारे काम बिना पैसे के होते हैं। पंजाब में भगवंत मान ने 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। दिल्ली में कोई पैसे मांगता है, लोग कहते हैं केजरीवाल आ जाएगा। पंजाब में कोई पैसे मांगता है, कहते हैं भगवंत मान आ जाएगा। गुजरात में पैसे मांगते हैं क्या? रिश्वत चलती है। 25 साल हो गए बीजेपी को। यहाँ पे उनसे भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करने आया। मेरा मकसद यहां आने का, मैं बीजेपी को हराने नहीं आया, मैं कांग्रेस को हराने नहीं आया, गुजरात को जिताने के लिए आए हैं। गुजरातियों को जिताना है, गुजरात को जिताना है। जिताना है कि नहीं जिताना है? गुजरात से भ्रष्टाचार खत्म करना है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने झंडे गाड़े हैं। अब दिल्ली और पंजाब तो हो गया, अब दिल्ली और पंजाब तो हो गया। हमारी तैयारी है गुजरात की। केवल अहमदाबाद ही नहीं बल्कि गुजरात के अलग अलग इलाकों से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस तिरंगा गौरव यात्रा के लिए यहाँ पर जुटे हैं, क्योंकि बात केवल अहमदाबाद की नहीं है, बात पूरे गुजरात की है। तो इसीलिए कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं कि इस गौरव यात्रा को, तिरंगा गौरव यात्रा को सफल बनाया जा सके। दिल्ली के विधायक हैं गुलाब सिंह यादव, जो कि आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रभारी हैं। पिछली बार बहुत खराब प्रदर्शन रहा था, इस बार क्या बदल जाएगा? देखिए, 2017 में मैं प्रभारी था, 15-16-17 में, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूरी पावर ताकत लगा के चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन इस बार मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। सूरत के अंदर खाता खुला है, करीबन 72 अलग अलग जिलों के अंदर सीटें जीती हैं। मुझे लगता है कि पंजाब के बाद गुजरात के अंदर निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। पंजाब आप लोगों ने जीता है, लेकिन वो कांग्रेस से जीता है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो आजकल चुनाव लड़ने में उतनी एग्रेसिव नहीं है। लेकिन बीजेपी तो जानी इसलिए जाती है कि वो चुनाव कैसे जीता जाए उसकी मास्टर है। तो बीजेपी से कैसे जीतेंगे आप? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला गुजरात को कहा जाता है। 27 साल से भाजपा का शासन है यहाँ पे, और जब से बीजेपी आई है तब से यहाँ पर उसी का शासन है। नहीं, निश्चित तौर पे वो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस भाजपा की जेब में है। हाँ। और हम लोगों के बीच में एजेंडा लेके जा रहे हैं। आज भाजपा से लोग गुस्से में हैं। 27 साल का उनका कुशासन देखा है, उससे लोग गुस्से में हैं। आम आदमी पार्टी को आप देखेंगे इस पूरी यात्रा के अंदर, अगर आप एज की बात करें, 35 से 40 साल तक के नीचे के लोग, 18-20 साल के बच्चे इस यात्रा के अंदर है। हाँ। युवाओं को नई उम्मीद आम आदमी पार्टी ने गुजरात के अंदर दी है। एक आखिरी सवाल, ये तिरंगा पे सबका अधिकार है, लेकिन तिरंगा गौरव यात्रा जब आप निकालते हैं तो मैसेज आता है कि राष्ट्रवाद के प्लैंक पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है राष्ट्रवाद। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप जो है अपना जो एजेंडा है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उससे डाइल्यूट करके आप जो है राष्ट्रवाद में जाने की कोशिश करें, वो भी हाथ ना आए, ये भी हाथ से छूट जाए? देखिए, मुझे लगता है क्या कट्टर देशभक्त होना, इससे प्राउड की बात कुछ नहीं होती। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश है। और कट्टर देशभक्त, एक एक कार्यकर्ता कट्टर देशभक्त आम आदमी पार्टी का। तो अरविंद केजरीवाल
अब आम आदमी पार्टी के पैर पसारने के एक पूरे प्लान के साथ अब पहुंच चुके हैं गुजरात। आपको बता दें कि गुजरात में अगले साल चुनाव होने हैं, ऐसे में तैयारी पूरी शुरू हो चुकी है आम आदमी पार्टी की। उन्होंने इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और कहा था कि सभी म्युनिसिपल सीटों पर और साथ में विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें आम आदमी पार्टी की नज़र गुजरात पर कुछ वक्त से है। जो अहमदाबाद में म्युनिसिपल चुनाव हुए थे उसमें निगम के चुनावों में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी और ये कह सकते हैं कि एक खाता खोला उन्होंने और उम्मीद से ज़्यादा उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया। ऐसे में अब एक कम से कम गुफ्तगू सी वहां शुरू हो गई है, बातचीत शुरू हो गई कि क्या आम आदमी पार्टी भी अब एक विकल्प वहां पर देगी और इसी को वहीं अपनी ज़मीन को तैयार करते हुए नजर आए हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और अपने साथ लेकर गए वो अपने नए मुख्यमंत्री को। देश के सबसे ज्यादा क्रांतिकारी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और पंजाब में। और अब बात करते हैं दूसरी खबर की। मुंबई में कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में पंच गवाह प्रभाकर साइल की मौत हो गई है। प्रभाकर साइल के वकील के मुताबिक उनकी मौत शुक्रवार शाम 4:30 बजे के करीब कार्डियक अरेस्ट के चलते हुई। प्रभाकर साइल ने इस मामले में विवादों से घिरे दूसरे पंच केपी गोसावी पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के डीजीपी को दे दी है। प्रभाकर है, उनकी जो अचानक जो मृत्यु हो गई ये थोड़ा इसमें एक शक पैदा किया गया है, कुछ लोगों ने मांग की है, तो हम भी इसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए डीजी महाराष्ट्र को डायरेक्शन दिया। क्या हुआ ऐसे ही, वो तो जवान थे, 40 साल के थे, अभी क्या कारण है, क्या वजह है इनकी मृत्यु की, इसकी खोज की जाएगी। और हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहित, जो ये गवाह हैं इनका क्या रोल रहा था इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में और क्यों इनके रोल को विवादास्पद भी माना गया था, क्यों इनको लेकर इतनी कंट्रोवर्सी भी हुई थी? जी बिल्कुल, देखिए जो जिनकी हम बात कर रहे हैं प्रभाकर साइल, वो दरअसल बॉडीगार्ड थे और वो जिनके बॉडीगार्ड थे उनकी ही सेल्फी अगर आपको याद होगा वो काफी वायरल हुई थी और बाद में ये पता चला था कि एनसीबी के जो विटनेस हैं उनमें भी प्रभाकर साइल का नाम था। लेकिन बाद में प्रभाकर साइल सामने आया, उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना था कि किस तरह से फर्जीवाड़ा की जा रही थी और उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि शाहरुख खान के परिवार से 18 करोड़ रुपए लेने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें से 10 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिया जाएगा। तो इस तरह से कई सारी चीजें सामने लाई गई थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि किस तरह से उनकी जान को खतरा है। और ऐसे में जब अभी उनकी अचानक से मृत्यु हुई है, इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं गृह मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आज उनके शव का पोस्टमार्टम भी किया गया है और आगे क्या कुछ होता है और क्या जांच में भी कुछ निकल कर आता है ये देखना अहम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जांच का आदेश गृह मंत्री के ओर से दिया गया है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल यही बड़ा उठ रहा है कि एक बहुत ही विवादास्पद बयान इनकी तरफ से आया था, बाद में इनको हॉस्टाइल विटनेस भी माना जा रहा था एनसीबी की तरफ से। तो अब इनकी मौत को लेकर सब आश्चर्य में है। और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मीट की दुकानें 9 दिन बंद रखने का आदेश वापस ले लिया गया है। कल गाजियाबाद प्रशासन ने नवरात्र के चलते ये आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद गाजियाबाद में मीट की सभी दुकानों को कल बंद करा दिया गया था। जब मेयर से सवाल किया गया कि मंदिर के रास्ते में जो दुकानें नहीं हैं उन्हें भी बंद करा दिया तो भड़क गईं। उन्होंने कहा कि मीडिया ने इसे गलत तरीके से पेश किया है। शराब के ठेके और मीट में मीट है तो इतनी बुरी, अगर हमारी धार्मिक आस्था से भी अगर इसमें हम जोड़ा जाए तो मीट और शराब की तुलना आप कैसे कर सकते हैं। और मैंने कोई दिशा निर्देश नहीं दिया, ये हमेशा होता है, हमेशा ही होता है कि नवरात्र में मंदिर की गली के या मंदिर के आसपास 200 से 250 मीटर दूर कोई खुला मीट नहीं बिकना चाहिए।
खुले मीट का दिया है। अब मीडिया ने इसको तोड़ मरोड़ के पेश करा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। खुले मीट का मैं कहती हूँ कि कोई खुला मीट, रॉ मीट नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैंने अपना संशोधन करके है, जैसे इसमें शासन का अधिनियम है, जो भी शासन पहले से करते आ रहे हैं, शासन के अनुसार ही इसको पालन करा जाएगा, इसको क्रियान्वित किया जाएगा। कभी बंद नहीं हुई हमारी दुकानें। कल से रोजे भी शुरू हैं। हाँ, 44 साल हो गई हमें यहाँ बैठे भैया, 44 साल से बैठे और 44 साल से कभी दिक्कत कुछ नहीं आई। अब के पहली बार ये हुआ, योगी जी पता नहीं क्या सोच रहे हैं, शराब की दुकानें खोल रखी है, मीट की दुकानें बंद कर रखी है। वैसे अधिकारियों का जो डीएम साहब है, अभी कभी नोटिस नहीं आया अभी तक। 44 सालों में कभी नॉर्थों पे दुकान बंद नहीं हुई। ये 44 साल में पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नॉर्थों में सभी दुकानें बंद की जा रही है। दुकानों में कोई माल भी रखा है? दुकानों में तकरीबन किसी के पास 80,000 का, किसी के पास 1 लाख का। हमारी दुकानों को 1 लाख रुपए का सामान है, हमें बिना नोटिस के दुकानें बंद करने का आदेश दे दिए गए। देखिए, शुक्रवार को ये आदेश जारी हुआ कि गाज़ियाबाद में कहीं पर भी किसी भी जगह पर जो है वो मीट ना तो काटा जाएगा और ना ही उसकी ख़रीद फ़रोख्त होगी। और इस तरीके का जो आदेश है वो नगर निगम के मेयर आशा शर्मा की ओर से जो है वो निकाला गया। और जैसे ही आदेश निकला, फूड डिपार्टमेंट जो है वो भी सक्रिय हो गया। 6 टीमें बाकायदा गठित की गई और अलग अलग जगहों पर, लोनी से लेकर मुरादनगर और गाज़ियाबाद के अंदर, जो शहर के अंदर हैं, वहाँ तक जो है वो कार्रवाई होने लगी। बहुत सारी जो दुकानें हैं उनको बंद करवा दिया गया। लेकिन चूँकि कई सारे हलकों में इसकी आलोचना होने लगी, रमज़ान भी आने वाला है, तो उसके मद्देनज़र सारे लोगों का ये भी कहना था कि आखिर जब इस तरीके से आप ब्लैंकेट बैन कर देंगे तो उससे एक वर्ग पर इसका असर पड़ेगा। तो आज सुबह से हम लोग भी आशा शर्मा जो मेयर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बार बार बच रही थी मीडिया के सवालों से। आज जब दोपहर के बाद में उनसे मुलाकात हुई तो उनसे हम लोगों ने जब पूछा कि आखिर इस तरीके का आदेश आपने कैसे जारी किया, इसके पीछे क्या कारण है, तो उनका ये कहना था कि मंदिरों की साफ़ सफाई को लेकर उन्होंने ये आदेश जारी किया था कि जो मंदिर के आसपास के इस तरीके की दुकानें हैं उनको बंद करवाया जाए। लेकिन जब उन्हें आदेश दिखाया गया कि आपने तो ये कह दिया है कि 9 दिन तक पूरी तरीके से गाज़ियाबाद के इलाकों में मीट की खरीद फरोख्त नहीं होगी, तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग बढ़ा चढ़ा के खबरें दिखा रहे हैं। और उसी के बाद में आधे घंटे के बाद में उनका एक नया आदेश आता है जिसमें ये कहा जाता है उस आदेश में कि जो पहले का आदेश था उसमें संशोधित किया जाता है और जो उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देश हैं इस बाबत उसके मुताबिक काम किया जाए। यानी उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया है। निश्चित तौर पर समाज के अलग अलग वर्गों का दबाव भी पड़ रहा था, उनके इस आदेश की आलोचना भी लगातार हो रही थी, क्योंकि हम एक ऐसे विविधता भरे समाज में रहते हैं जहाँ पर तमाम सारे लोग जो है वो मीट को खाना उनके दिनचर्या में शामिल है। हज़ारों लोगों का कारोबार इससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस तरीके का जो फरमान है उसको कैसे जारी किया जा सकता है कि पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए इस तरीके की मीट की दुकानों को 9 दिनों तक। तो शायद इन्हीं सब आलोचनाओं के चलते अब ये आदेश को वापस लेना पड़ा है। लेकिन इस आदेश के वापस लेने के बावजूद तमाम सारी जगहों की जो दुकानें हैं वो अभी भी नहीं खुली हैं। गाज़ियाबाद से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेरठ में एक मीट फैक्ट्री पर छापा मारा है। इस फैक्ट्री के मालिक सूबे के पूर्व मंत्री और बीएसपी नेता हाजी याकूब कुरैशी हैं। पुलिस का कहना है कि ये फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी। फैक्ट्री से जुड़े 14 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 4 आरोपियों की तलाश जारी है। खरखौदा थाना क्षेत्र में एक मीट फैक्ट्री है, वहाँ प्रोसेसिंग का काम चल रहा था और इसकी जानकारी मिली थी पुलिस को। 1-2 दिन से गोपनीय सूचनाएं आ रही थी, सारी पूरा इंटेलिजेंस इकट्ठा करके और इसमें कल रात में रेड करी गई। तो वहाँ पे लगभग 24 टन जो फ्रीज़र था उसमें मिला, उसकी पैकेजिंग की जा चुकी थी और साथ में लगभग 6 टन जो रॉ मटेरियल है वो भी मिला था। और इसमें सारे डिपार्टमेंट्स को भी बुलाया गया मौके पे, सब लोगों के द्वारा चेकिंग की गई। बिल्कुल अनाधिकृत रूप से ये चल रही थी फैक्ट्री। इसमें FIR पंजीकृत की गई है 14 लोगों के खिलाफ, जिसमें 10 लोगों को जेल भेजा गया है। शेष अन्य बचे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें आगे गैंगस्टर की भी कार्रवाई प्रस्तावित है।
पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। पिछले 12 दिन में 10वीं बार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। आम लोग जाहिर तौर पर परेशान हैं और ये महंगाई कहाँ रुकेगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पेट्रोल कंपनियों का कहना है कि नवंबर से मार्च तक उनका काफी घाटा हुआ है। ऐसे में ये बढ़ते दाम अभी रुकते हुए नहीं दिखते। आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो पेट्रोल की कीमतें 80 से 85 पैसे प्रति लीटर बढ़ी हैं और डीजल के दाम भी 80 से 85 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। 12 दिन में पेट्रोल डीजल करीब कुल मिलाकर 7 रुपये 25 पैसे का महंगा हुआ है और दिल्ली में पेट्रोल अब 102 के पार हो चुका है प्रति लीटर और डीजल लगभग 94 रुपये प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 117 रुपये के पार है और डीजल 101 रुपये के पार, बल्कि लगभग 102 रुपये के पास हो चुका है। और कोलकाता में पेट्रोल 112 रुपये के पार है और डीजल 97 रुपये के पार है प्रति लीटर। चेन्नई में भी पेट्रोल काफी महंगा है, 108 रुपये के पार पेट्रोल है और डीजल लगभग 99 रुपये के आसपास पहुंच रहा है। और इस बढ़ती हुई जो बढ़त देख रहे हैं हम ईंधन की कीमतों पर, उसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी। पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बढ़ाए जा रहे हैं। 80 पैसे से ज्यादा हर रोज इनके दाम बढ़ाए जा रहे हैं। हम एक दिल्ली के पेट्रोल पंप में हैं जहां पर आज पेट्रोल 102 रुपए से ज्यादा में बिक रहा है। 12 दिन में 10 बार बढ़े हैं पेट्रोल के दाम। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनके घर के बजट में इससे क्या मुश्किलें आई हैं। सर, आपसे हम 2 मिनट बात करना चाहेंगे कि ये पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, महंगाई और जगहों में भी फैल रही है। हाँ जी, देखो इससे पब्लिक बहुत परेशान है, भुखमरी फैल रही है, चोरी चकारियाँ बढ़ रही हैं। इसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। जी, आपके घर में बजटिंग कैसे हो पा रही है? बजटिंग बड़ी मुश्किल से हो पा रही है। हमें ही पता कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, वो बहुत परेशानी है। आप क्या काम करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, ड्राइवरी का काम करते हैं। हाँ जी, तो हाँ आपका तो प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप इस वक्त में सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को उनसे निवेदन हमारा यही है कि इन पेट्रोल और डीजल वगैरह की कीमतों पे रोक लगाई जाए, कम से कम किया जाए। थैंक यू सो मच। यहाँ कई लोग हमें बता रहे हैं कि उनके घर की बजट में बहुत मुश्किल आ रही है, क्योंकि रोज़ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। 12 दिन में 7 रुपये से ज़्यादा हो गए हैं, तो इससे मुश्किल बहुत फैल रही है और अभी पेट्रोल के दाम कम होते नहीं दिख रहे हैं। जेवियर थॉमस के साथ महर पांडे, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली से अब रुक करते हैं मुंबई का, जहां पेट्रोल 117 रुपये के पार है प्रति लीटर और डीजल 101 रुपये के पार है प्रति लीटर। लोग बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। कुछ लोगों से बात की है हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने। शनिवार के दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। 80 पैसे का ये इजाफा हुआ है, जिसके बाद अगर मुंबई की बात करें तो वहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर आप देखें तो पेट्रोल 117 रुपये 51 पैसे पर पहुँच चुका है, जबकि अगर आप ब्रांडेड पेट्रोल लेते हैं तो वो 120 रुपये तक पहुँच चुका है। 12 दिनों में ये 10वीं बार जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है और अब तक कहीं ना कहीं 7 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी हुई है और कहीं ना कहीं इसका असर आम आदमी पर भी पड़ रहा है। लगातार हमने देखा था कि जब तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में चुनाव थे तब तक किसी भी तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन उसके बाद एक बार चुनाव खत्म होने के बाद लगातार पिछले 12 दिनों में 10 बार ये बढ़ोतरी की गई है। 7 रुपये से ज़्यादा की ये बढ़ोतरी हुई है और आम आदमी पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, खासतौर पर उनका जिनका व्यवसाय भी इस पर चलता होगा। लगातार क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आपका तो जेब पर असर पड़ रहा है क्या? क्योंकि आपका जो व्यवसाय है, आप फूड डिलीवरी करते हैं, इसी पर चलता है, क्या होता है? इसी पे चलता है। तो फिर किस तरह से देखते हैं 7 रुपये बढ़ गए पिछले 12 दिन? तो क्या करेगा, बढ़ रहा है तो अभी उन लोगों को सोचना मांगता है ना बढ़ाने के पहले। हम लोग यही काम रहेगा, दूसरा क्या करेगा? तो क्या आप पर इसका असर पड़ा है? किस तरह से? बहुत असर हो गया है। कैसा पड़ा है, क्या हुआ? हम लोग हफ्ते का 10 लीटर लाते थे, अभी 5 लीटर भी नहीं जा रहे। अच्छा, पैसा बढ़ के। अभी आपका नाम क्या है? मंगेश जी कहीं ना कहीं फूड डिलीवरी का काम करते हैं और पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें में इजाफा हुआ है उसका असर पड़ रहा है। तो जो आम आदमी है वो ज़रूर नाराज़ हैं, परेशान हैं और उनकी जेब पर इसका असर पड़ा है और 12 दिनों में लगातार ये 10वीं बार है जो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में इजाफा हुआ है और कहीं ना कहीं
इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिर ये बढ़ोतरी कब तक होगी और क्या आम आदमी को कोई राहत मिल पाएगी या नहीं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आजकल पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की गुड मॉर्निंग गिफ्ट मोदी जी हर दिन देते रहते हैं। आजकल पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का गुड मॉर्निंग गिफ्ट मोदी जी देते हैं। हर रोज गुड मॉर्निंग गिफ्ट, चाय की प्याली बाद में और पेट्रोल डीजल की कीमत पहले, गुड मॉर्निंग गिफ्ट मिलता है। आज 10वीं बार पिछले 12 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है। पिछले 12 दिन से लगातार बढ़ रही है, 10 बार बढ़ चुकी 12 दिन में। तो केवल आप यही मान लीजिए, यही पिछली जो 10 बार बढ़ी है 12 दिन में, ये आज के 80 पैसे मिलाकर बनते हैं 7 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर। और आईजीएल ने पीएनजी की कीमतों में फिर इजाफा किया है। अब एक बार में 5 रुपए 85 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अब पीएनजी की कीमतें 41 रुपए 71 पैसे हो गई हैं। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुछ युवकों ने यातायात नियमों का उल्लंघन कर गाड़ी की छत पर खड़े होकर हंगामा किया। नाचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गाजियाबाद पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर कुल 20,000 रुपए का चालान किया है और 5 युवकों को इसके लिए गिरफ्तार भी किया है। बाबूजी गलती होगी, बाबूजी गाड़ी दूसरे के हम मांग के लेके थे, बाबूजी अब कभी नहीं लेके जाएंगे, बाबूजी प्लीज माफ बाबूजी। आज के बाद कल हम गाड़ी लेके गए थे शाम के टाइम 8 बजे, हम लालबाग फ्लाईओवर के ऊपर बाबूजी गाड़ी के ऊपर नाच रहे थे। बाबूजी अब कभी गलती नहीं होगी, बाबूजी माफ कर दो बाबूजी, बाबूजी माफ। भविष्य में दोबारा ऐसी गलती करोगे? नहीं बाबूजी अब नहीं करेंगे, बाबूजी नहीं करते। क्या हो तुम लोग, क्या करते हो? पढ़ाई। और देश में पहली बार यूरोप की तर्ज पर आग बुझाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। तंग और संकरी गलियों में जहां दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ती थी, अब रोबोट आसानी से पहुंच जाएगा और आग को काबू करने में अहम रोल अदा कर सकता है। इतना ही नहीं, पहले जहां कई बार भयंकर आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मचारियों को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती थी, रोबोट को बड़े आसानी से इसके इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। और ये अब दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक तंग गलियों, गोदाम, बेसमेंट, सीढ़ियाँ, जंगल, यहाँ सब इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे उन तमाम जगहों पर ये बड़ी आसानी से पहुँचेगा, बड़ी तेज़ी से आग पर काबू पाएगा। क्या खास है इस 7 करोड़ के रोबोट में, आइए देखिए। तंग गलियों में जहां पर दमकल कर्मी नहीं पहुंच पाते हैं या मुश्किल हालात होते हैं, वहां पर आग बुझाएगा ये रोबोट। 7 करोड़ का ये रोबोट विदेश से आया है और अपने आप में यूनिक है। कहीं भी मुश्किल हालात हों, ये रोबोट आग बुझाने में सक्षम है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये रोबोट काम करता है, क्या खास इस रोबोट में, इसके बारे में बात करते हैं यहाँ के स्टेशन ऑफिसर फिरोज खान जी से। सर, क्या खास इस रोबोट में? सर, ये एक्चुअल में रिमोट कंट्रोल फायर फाइटिंग मशीन है जो कि हमारे फायर पर्सनल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। ऐसी सिचुएशंस पे जहां बहुत ज़्यादा हीट है या बहुत स्मोक की डेंसिटी ज़्यादा है, ओपन एरिया में फायर है, बड़ी है, जहां पर भी हम इस मशीन का एक्सेस कर सकते हैं, वहां पर हमारे फायर पर्सनल पीछे रह के भी फायर फाइटिंग कर सकते हैं इसके साथ। और ये और इसमें क्या खास बात है, किन हालात में ये काम कर सकता है? एक्चुअल में जब कहीं पर ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है, मेजर फायर हो रखी है, ये इसमें बेनिफिट ये है कि ये रैंप के ऊपर, स्टेयर केस के ऊपर चल सकता है, बेसमेंट में नीचे उतर सकता है। इसको हम आगे आगे मूव करा के और इसके पीछे अपनी छोटी टीम लगा के जो है रेस्क्यू ऑपरेशन भी साथ साथ कर सकते हैं। इसमें जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड क्या है, और दूसरा पानी किस किस फॉर्म में निकलता है? देखिए, इसमें हम पानी को 2 फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक तो सॉलिड जेट ले सकते हैं
और दूसरा एक स्प्रे कर सकते हैं फॉग टाइप का। और अगर कहीं पर लिक्विड फायर वगैरह है या हमें फोम इस्तेमाल करना है तो हम उसका भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों तरीके की फायर के लिए काफ़ी उपयोगी है। किसी बिल्डिंग में अगर उसको जाना है, अंदर ले जाना है, तो क्या जा सकता है? जी जी, ये बिल्डिंग में अगर एक्सेस है उसमें जहाँ पर हमारा ये अंदर जा सकता है तो ये रैंप के ऊपर चढ़ जाएगा, स्टेयर केस के ऊपर चढ़कर हम बिल्डिंग के अपर फ्लोर्स पर भी जा सकते हैं। तो आप देखिए कि ये रोबोट है और ये देखिए पानी को अलग अलग फॉर्म में निकाला जा रहा है। ये देखिए, और इसमें जो पानी है वो कितने मीटर तक जाता है? इसका जो जेट है वो करीब 45 to 60 मीटर जाता है। और इसके साथ साथ में इसका फॉगिंग भी है, पीछे फैन लगा, हम इसे वेंटिलेशन का यूज़ भी कर सकते हैं। कहीं पर ज़्यादा स्मोक है तो हम पॉजिटिव वेंटिलेशन बना सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। अच्छा, कहीं कहीं पर ऐसा होता था कि दमकल कर्मी अंदर फंसे हुए हैं या कैजुअलिटी होती थी, तो उसमें बचाव होगा? देखिए, इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा जब हीट है और कई बार ऐसा पीछे घटनाएं भी हुई हैं कि हमारे जवान फंस गए हैं, आगे पता नहीं चलता सीन क्या है। स्मोक की वजह से हम वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, फायर फाइटिंग नहीं कर सकते। तो इस मशीन को हम आगे ले जाकर जो है फायर फाइटिंग करेंगे। फायर जब स्लो डाउन हो जाएगी तो साथ साथ में हम पीछे से रेस्क्यू ऑपरेशन भी करेंगे, सर्च भी कर सकते हैं। तो आप देखें कि बिल्कुल ये रिमोट है, ये इसका रिमोट है, इस रिमोट से चलता है। और ये जो पूरी मशीन है, इसके जरिए सामने एक बड़ा सा ये नोब लगा हुआ है, यहाँ से पानी निकलता है और काफ़ी दूर तक ये पानी फेंकता है। न सिर्फ पानी बल्कि पानी को अलग अलग फॉर्म में ये फेंकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केमिकल डालकर भी आग बुझा सकते हैं। तो इस तरह से 7 करोड़ की ये जो मशीन है, ये रोबोट है, ये विदेश से आया है और अब दिल्ली में आग बुझाने के लिए तैयार है। ख़ास तौर से गर्मियों के दिन में जब दिल्ली में आग बहुत ज़्यादा लगती है, उस समय इस मशीन का काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में तंग गलियां हैं और आग लगने की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। ऐसे में जो रोबोट है वो काफ़ी उपयोगी साबित होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। आज से विक्रम संवत नव वर्ष की शुरुआत के साथ ही महाराष्ट्र में धूमधाम से गुड़ी पाड़वा मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के हर जिले में इस मौके पर श्रद्धालु भव्य शोभा यात्राएं निकाल रहे हैं और रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोगों को देखने के लिए यहां पर भीड़ भी उमड़ रही है। और इन भव्य शोभा यात्राओं में हर वर्ग के लोग शामिल हैं। शोभा यात्रा में मराठी पारंपरिक नृत्य सबका मन मोह रहा है। मुंबई से लेकर नागपुर तक की सड़कों पर ये सब जगह ये शोभा यात्राएं देखने को मिल रही हैं। लोग घरों के बाहर निकले हैं और लंबे वक्त के बाद देखने को मिल रहा है कि लोग बाहर निकलकर सड़कों पर किसी आयोजन में शामिल हो रहे हैं और कोरोना का डर भी लोगों के मन से निकल चुका है। कल ही महाराष्ट्र के कई शहरों से पाबंदियां जो थी कोरोना को लेकर वो हटाई गई हैं। और बात बॉलीवुड की, जॉन अब्राहम की नई फिल्म अटैक 1 रिलीज हुई है, जिसका निर्देशन लक्ष्य राज आनंद ने किया है। फिल्म में जॉन सुपर कॉप की भूमिका में नजर आएंगे और उनके साथ जैकलीन फर्नांडिस और रकुल प्रीत भी हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया ने जॉन और फिल्म के निर्देशक लक्ष्य राज से बात की। मैं कहीं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जिसमें आपने कहा कि आप बायोपिक नहीं करना चाहते। बायोपिक की अगर बात करें, बायोपिक्स आर यूजुअली, मतलब आप अर्ली 1900s की बात कर रहे हो, 1800s, जो भी आज के तारीख में, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानवरों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ फिल्म्स में। तो मेरी जो वजह है वो बहुत अलग है। आई बिलीव इन नो एनिमल क्रूअल्टी। दूसरी बात, मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं कोई बायोपिक में। मुझे कितने सारे ऑफर्स किए, लोगों ने ऑफर किया बायोपिक, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हिस्टोरिकल्स कितने ऑफर किए मुझे। हिस्टोरिकल्स में भी इंटरेस्ट नहीं है आपको?
अगर जानवर को हम लोग डिजिटली बनाए वो ठीक है, नहीं तो मैं प्रिंसिपली जानवर के साथ मैं काम नहीं करूँगा। बिकॉज आई बिलीव जिस तरीके से हम लोग काम करते थे बॉलीवुड में, आपको पता होगा या नहीं होगा, जब भी टाइगर के साथ हम लोग शूट करते थे, टाइगर का जो मुंह है हम लोग बांधते थे, वी टू स्टिच इट अप, या उसके जो नखून है उसको काटते थे, और उनका जो नस है दे टू ब्लीड टू डेथ। तो इस तरह का एनिमल क्रूअल्टी मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आई विल नॉट वर्क विद एनिमल्स। मैं घोड़े पे नहीं बैठूंगा, मैं ये सब नहीं करूंगा, उसके लिए मैं नहीं करता हूँ। तो मेरा जो कारण है, मेरा रीजन है, वो बहुत अलग है। जी, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो अच्छी बात होती है भी किसी भी एक्टर की, कि वो पंक्चुअल हो, टाइम पे आ जाए आपका टाइम। और टिल डेट आई नो जॉन सिंस न्यूयॉर्क नाउ 2008, राइट, टिल डेट शूट पे तो टाइम पे, नॉट इवन फॉर अ मीटिंग के लिए भी टाइम पे आए हैं, यू नो, एंड दैट इज जस्ट अमेजिंग डिसिप्लिन। एक्टर के लिए भी एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि मेरे डायरेक्टर को सब पता है, ही नोज एवरीथिंग। तो मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता था सेट पे, क्योंकि मुझे पता था कि ये बंदे को ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग। तो शॉट के बाद मैं क्वाइटली मैं जाके चुपके से मैं वैन में घुसता था। अगर, और एक्टर बहुत ही इंट्यूटिव रहता है इस मामले में, जब भी उसको पता चलता है कि डायरेक्टर इज लिटिल अनश्योर, जप करके वो ऐसे देखता है और वापस पीछे मुड़ के आ जाता है। एंड मोस्ट एक्टर्स डू दैट। लक्ष्य के साथ ये प्रॉब्लम नहीं था जी, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट था इसके बारे में। बट आप इंटरफेयरिंग हो जाते हैं अगर डायरेक्टर श्योर नहीं है, मैं बीच में घुस जाता हूँ। बट उस टाइम तक मुझे पता होता है कि द प्रोजेक्ट इज लॉस्ट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप स्क्रिप्ट सुनते आपको लगता है आपके साथ पहली फिल्म उन्होंने हिट दी है ना, और दूसरी फिल्म में कहीं वो गलत हो गए, फिर होता है एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि मैं उन एक्टरों में से नहीं हूं जो अपने डायरेक्टर को बस के नीचे फेंकूंगा। फेंक भी नहीं सकते। मैं ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरा ही था, मैंने उस पे साइन ऑफ किया। लेकिन एज एन एक्टर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग ये बहुत जरूरी होता है प्रशांत। आई शुड नॉट टर्न अराउंड एंड ब्लेम कि डायरेक्टर की वजह से मेरा फेलियर हुआ, वो गलत बात है। लेकिन अगर वही डायरेक्टर आपको दोबारा साइन करने के लिए फोन करे तो आप सोचेंगे या करेंगे साइन? अगर स्क्रिप्ट अच्छा है तो मैं करूंगा। मैं पागल आदमी हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। ये पागलपन ये प्रोड्यूसर बनने के बाद आया या ये पहले से था? पहले से था, लेकिन प्रोड्यूसर बनने के बाद आई थॉट कि मैं और रिस्क ले सकता हूँ एज अ प्रोड्यूसर। जैसे अनुराग कश्यप को मेरी बात हुई रिसेंटली, मैंने अनुराग को कहा कि सब लोग सीक्वल्स बनाते हैं हिट फिल्म से, क्यों ना हम लोग एक सीक्वल बनाए एक फ्लॉप फिल्म से जो हमने बनाई साथ में, नो स्मोकिंग। मैंने कहा हाँ। ऐसे मुझे बहुत अच्छी लगी। जॉन आर यू सीरियस? आई सेड या, ऐसे एवरीबॉडी मेक्स सीक्वल्स आउट ऑफ हिट फिल्म्स, एक फ्लॉप फिल्म से बनाते हैं हम लोग, तो क्या। तो वो मुझ में वो है